हेलो दोस्तों, आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आपकी गाइड आपसे मिलने आ रही है अपनी 25 क्लास में। और माँ सतवंती क्लास में आपका बहुत 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 स्वागत है। आई होप आप अपने आप को सेफ रख रहे होंगे सर्दी से। सर्दियाँ बहुत हो गई हैं। आज हम कई दिनों बाद मिल रहे हैं। हमारी 24वीं क्लास कई दिनों पहले अपलोड हुई थी। आज हमारी 25वीं क्लास है एंशिएंट हिस्ट्री लूशन जीके की सीरीज़ की। और इस 25वीं क्लास के साथ आज हमारा एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, पिछली बार की तरह हर क्लास की तरह हम अपना पहले रिवीजन करेंगे जो भी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, फिर हम आज की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आज हमें पोस्ट गुप्ता पीरियड पढ़ना है, या फिर आप कह सकते हैं प्री मेडिवल इंडिया। और पहले हम पिछली क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा था पिछली क्लास में। पिछली क्लास में हमने फाहियान के बारे में पढ़ा था कि वो चीनी यात्री था और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। लगभग 15 वर्ष तक वो भारत में रहा, 399 AD से लेकर 414 AD तक। क्योंकि ये इसने बुक लिखी थी और स्थल मार्ग से आया था, जबकि जल मार्ग से ही वापस गया था। मध्य देश ब्राह्मणों का देश कहा है इसने, और चांडालों का प्रथम वर्णन इसी ने किया था। पाटलिपुत्र में विनिमय का माध्यम कौड़ी होता था। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। और जो चंद्रगुप्त के दरबार में नवरत्न रहते थे, जबकि कृष्णदेव राय ने अष्ट दिग्गजों को अपने दरबार में जगह दी थी। अकबर ने भी नवरत्न रखे थे। शिवाजी ने अष्ट प्रधान को अपने दरबार में जगह दी थी, और जहांगीर ने भी अष्ट छाप अपने दरबार में रखे थे। कुमार गुप्त के बारे में पढ़ा था हमने। इसने महेंद्रादित्य शकादित्य की उपाधि धारण की थी। अभिलेख गुप्त शासकों में ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ प्रेजेंट इंडिया के बारे में बात की थी, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय है। और ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया अगर कहें, जो कि अखंड भारत की थी, वो तक्षशिला विश्वविद्यालय है, जो कि अब पाकिस्तान में है। बौद्ध शिक्षा का केंद्र बिहार में है, जो ये नालंदा विश्वविद्यालय है। स्कंदगुप्त के बारे में बात की थी हमने कि ये इसने कौन सी टाइटल लिया था। क्रमादित्य शक्रोपम और टुक टाइटल ऑफ स्कंदगुप्त, ये हमने अभी भी डिस्कस किया। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया था? तो अशोक ने, रुद्रदामन ने और स्कंदगुप्त ने। और इसका निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसकी जानकारी हमें रुद्रदामन के गिरनार या जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। भानुगुप्त के बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि ये इसका जो सेनापति था गोपराज, हुणों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था, तो उसकी पत्नी सबसे पहली सती मानी गई है। ऐरण अभिलेख में सती प्रथा का प्रथम उल्लेख मिलता है, जो कि अभी हमने बताया गोपराज की पत्नी ने सबसे पहले सती होने का प्रमाण मिला है उसका। अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। और गुप्त काल की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि जो देश है उसको गोपना या गोपत्री कहा जाता था। गोप कहा जाता था, उसके मुखिया को गोपना या गोपत्री कहते थे। भुक्ति के मुखिया को उपरिक कहते थे। विषयपति, पैठपति, ग्राम या ग्रामीण या ग्रामपति कहा जाता था उसके मुखिया को। उसके बाद हमने केंद्रीय प्रशासन के बारे में भी देखा। शासन का प्रमुख राजा होता था। राजस्व का देवीयकरण मुझे भगवान ने भेजा है, ये राजाओं का एक राजस्व का देवीयकरण होता था कि हमें तुम्हारे ऊपर राज करने के लिए भगवान ने भेजा है। इन सब के बारे में डिस्कस करने के बाद हमने प्रांतीय प्रशासन पढ़ा कि हमने सारे मंत्रियों के बारे में डिस्कस। कुमारमात्य, महादंडा, दंडनायक, दंडपार्षिक, महासंधि विग्रहक जो शांति और विदेश नीति संभालता था, महाबलाधिकृत, सेना का सर्वोच्च अधिकारी, अग्रहारिक, दान विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। प्रांतीय प्रशासन में भुक्ति
और प्रमुख जो होता था उसका उपरिक राजकुल से संबंधित होता था। ये गुप्त काल में कायस्थ नामक नए वर्ग का उदय हुआ। कार्य लेखा जोखा जो होता था वो कौन देखता था, अकाउंट। कायस्थ वर्ग का प्रथम उल्लेख याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। समाज कैसा था उस समय का, वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था, जन्म पर आधारित था वर्ण व्यवस्था। फाया ने चांडाल का उल्लेख किया है, ब्राह्मणों को ग्राम दान किया जाता था। सातवाहन नाना घाट भूमि दान का भी उल्लेख मिलता है। शूद्रों की स्थिति में सुधार था। नारद स्मृति में भी 15 प्रकार के दासों की सूची दी गई है। स्त्रियों की स्थिति दयनीय थी। पुरुष उन्हें अपनी निजी संपत्ति मानते थे और उनको पुराण सुनने का अधिकार था। प्रदा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह और नियोग प्रथा का प्रचलन भी था। देवदासी प्रथा भी थी। गुप्तकालीन जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी कि 1/4 भाग से 1/6 भाग टैक्स के रूप में लिया जाता था। गुप्त काल में ब्लाज शर्म विस्टी कहा जाता था जिसको, वो जनता से लिया जाता था। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर भूमि किस किस तरह से बांटी गई थी। क्षेत्र कृषि करने योग्य भूमि थी। वास्तु वास करने योग्य भूमि थी। चरागाह भूमि पशुओं को चारा चरने योग्य भूमि थी। सिल जो जोतने योग्य भूमि न होती थी। अप्रहत जंगली भूमि को कहा जाता था। फिर हमने कुछ साहित्यिक स्रोतों के बारे में भी डिस्कस किया कि उस समय साहित्य ने काफ़ी प्रगति की थी। जो कि इनके नवरत्न थी उनमें काफ़ी इनके फेमस राइटर रहते थे इनके दरबार में, जैसे कालिदास। इसकी बुक्स हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, ऋतुसंहारम, मालविका अग्निमित्रम, कुमार संभव, विक्रमोर्वशीयम, विशाखदत्त। इसके विशाखदत्त की भी बुक है। मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम, वराहमिहिर। वराहमिहिर की बुक है वृहत संहिता, पंच सिद्धांतिका। अब उसके बाद आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने लिखी थी सूर्य सिद्धांत आर्यभट्टियम। कामंदक ने लिखी थी नीति शास्त्र। भाणभट्ट ने लिखी थी हर्षचरित और कादम्बरी। ये हमारी पिछली क्लास का रिवीजन है और जो हमारा कुछ साहित्यिक स्रोत बच गए थे वो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। आज की क्लास में ये हमने आपके सामने लिखा ही है साहित्यिक स्रोत जिनके बारे में हमने पीछे डिस्कस कर लिया था, उनको के सिर्फ हमने नाम लिखे हैं। नेक्स्ट अब हमें बाणभट्ट के बाद हर्षवर्धन के बारे में डिस्कस करना है। हर्षवर्धन की बुक है नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका। हर्षवर्धन खुद भी एक अच्छा लेखक था, साहित्यकार था और उनके दरबार में बाणभट्ट रहता था। वो भी काफ़ी अच्छे लेखक थे। विष्णु शर्मा पंचतंत्र, वात्सायन कामसूत्र और धन्वंतरी ने लिखी थी अणु सिद्धांत। वत्स भट्टी की बुक है रावण वध और पाणिनि की बुक है अष्टाध्यायी जो काफ़ी फेमस है, कई एग्जाम्स में पूछी भी जा चुकी है और आगे भी एग्जामिनर इसको पूछते रहते हैं, तो इसको विषय ध्यान रखें। चंद्रगोमी चंद्र व्याकरण। अब हम जो कुछ फैक्ट्स हमारे रह गए थे उनको डिस्कस कर लेते हैं और जो भी हमने थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस किए थे उनके बारे में थोड़ा सा हम, जैसे कि दक्षिण भारत, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और जो हमारा एक टॉपिक रहता है हर्षवर्धन पूर्वोत्तर काल का, प्री मेडिवल का, उसको डिस्कस कर लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था लेकिन हम इसको थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू आपको समझाना चाहते हैं। ये कई बार इसमें से कहीं से घुमा के क्वेश्चन पूछ लेता है। जो चंद्रगुप्त द्वितीय था उन्होंने जो वाकाटक वंश के रुद्रसेन द्वितीय थे उनसे अपनी पुत्री का विवाह किया। प्रभावती इनकी पुत्री थी। अपनी पुत्री का विवाह इन्होंने वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से इनकी शादी की और चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। टोटल 14 रूलर ऐसे हुए हैं जिन्होंने ये उपाधि धारण की है और लास्ट विक्रमादित्य हुए थे हेमू, जिनका नाम हेमचंद्र था। और दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक था ये हेमू। दिल्ली के, ये बात आप एक बार दोबारा से रिपीट कर लें, अपने दिमाग में रिमाइंड कर ले, ध्यान से इस बात को समझ ले कि दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक था ये। भारत का अंतिम हिंदू शासक हर्षवर्धन था लेकिन दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक हेमू था।
हर्षवर्धन के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये 606 से 647 ईस्वी तक इसका शासन रहा और भारत का अंतिम हिंदू शासक था ये। इसकी डायनेस्टी कौन सी थी? पुष्यभूति वंश का ये था और वर्धन वंश भी इसको कहा जाता था। और इसकी कैपिटल राजधानी थी थानेश्वर इन हरियाणा के करनाल के पास। और इसने अपनी सेकंड कैपिटल कन्नौज को स्थापित किया क्योंकि जो इनकी बहन थी राजश्री, वो अपने पति की हत्या होने के बाद जंगलों में चली गई थी आत्महत्या करने। लेकिन जैसे तैसे करके इन्होंने हर्षवर्धन ने खोज निकाला अपनी बहन को और उनको शासन करने में मदद की। इसलिए उन्होंने अपनी सेकंड कैपिटल आपाधापी में एकदम से कन्नौज में स्थापित करनी पड़ी। इनका बर्थ 590 एडी में हुआ था, 590 एडी में। और पिता का नाम प्रभाकरवर्धन था, माता यशोमती थी, बड़ा भाई राज्यवर्धन था और बहन राजश्री थी। जो ये शासक है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं हर्षवर्धन है, जो 606 से 647 ईस्वी तक इसका शासन रहा और हर्ष संवत चलाया था इसने। 629 ईस्वी में चीनी यात्री ह्वेनसांग आया इसके दरबार में, इसके शासनकाल में, जिसको यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था और नीति का पंडित कहा जाता था। और ये पहले इसने यहाँ पर भारत में पढ़ाई की, ये स्टूडेंट था और फिर बाद में पढ़ते पढ़ते ये लेक्चरर बन गया था, टीचर बन गया था। इसने एक बुक भी यहाँ पर लिखी थी CU की। और जो हर्षवर्धन ने एक परिषद करवाई थी, बौद्ध परिषद, महामोक्ष परिषद, उसका अध्यक्ष भी इसको चुना गया था ह्वेनसांग को। और हर्षवर्धन ने जो टाइटल लिया था, ही गेव टू द टाइटल शिलादित्य। हर्षवर्धन ने एक उपाधि धारण की जिसका नाम है शिलादित्य। इसके दरबार में राजकवि बाणभट्ट भी रहते थे। हर्षचरित और कादम्बरी इसकी बुक्स के नाम हैं, जैसा कि अभी हमने साहित्यिक स्रोतों में डिस्कस किया है। हर्ष की रचनाओं को भी हमने जैसे डिस्कस किया है, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। पुलकेशिन द्वितीय एक ऐसा एकमात्र शासक था जिसने हर्ष को हराया था। हर्ष को हराने वाला एकमात्र शासक था ये, और नर्मदा नदी के तट पर इसने इसको हराया था। और जैसा कि हमने ये मैप के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है, अगर आपको समझ में आए तो, हरियाणा थानेश्वर में इसकी कैपिटल थी। और मालवा के जो देवगुप्त थे उन्होंने ग्रहवर्मन, जो राजश्री के पति थे कन्नौज के, उनको मार दिया था देवगुप्त ने। सबसे पहले देवगुप्त ने ग्रहवर्मन की हत्या की, फिर उसके बहन के पति को मार दिया। तो राज्यवर्धन, जो कि बड़े पुत्र थे प्रभाकरवर्धन के, उनको ये चीज़ पसंद नहीं आई और उन्होंने अपने बहन के सिंदूर को मिटाने वाले को उन्होंने मार दिया। राज्यवर्धन राठौर ने, जो कि प्रभाकरवर्धन के पुत्र थे बड़े वाले और हर्षवर्धन के बड़े भाई थे, देवगुप्त को मार दिया, जो देवगुप्त मालवा के शासक थे। अब थर्ड नंबर पे शशांक, जो कि देवगुप्त के मित्र थे। शशांक बंगाल के गौड़ शासक थे, उन्होंने राज्यवर्धन को मार दिया। अब हर्षवर्धन ने शशांक को मार दिया। ये हमने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है, जैसे कि फर्स्ट नंबर पे देवगुप्त को मारा, देवगुप्त ने ग्रहवर्मन को मारा। फिर सेकंड नंबर लगाया मैंने बीच में ये 2, राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मारा। फिर थर्ड नंबर डाला है मैंने ऊपर, जो शशांक ने राज्यवर्धन को मारा। फिर फोर्थ हर्षवर्धन के नाम के नीचे लगाया है कि हर्षवर्धन ने फिर शशांक को मार दिया, जो कि बंगाल का गौड़ शासक था। इस तरह से ये पूरे मैप के थ्रू मैंने आपको समझाया। और हर्षवर्धन ने 5th बौद्ध संगति करवाई थी, जिसके अध्यक्ष ह्वेनसांग को बनाया था महामोक्ष परिषद का अध्यक्ष। ये भी इसमें हमने शो किया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इससे थोड़ा और डिस्कस करके
हर्षवर्धन के बारे में। फिर हमारा जो दक्षिण भारत का हमने थोड़ा शॉर्ट में पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे। हमने इस क्लास में ही अपना कंप्लीट करने के लिए थोड़ा सा लास्ट में अपना मटेरियल जो है इसमें ही समाने की कोशिश की है। आपको कुछ समझ नहीं आए तो कमेंट करके प्लीज़ पूछ लेना, ताकि हमें एक क्लास और न लगानी पड़े इसके लिए। और अगर इसमें से कोई भी हमारा चीज़ छूट गई है, कोई इम्पोर्टेंट छूट गया है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैम ये हमारा छूट गया है। हमने कोशिश की है पूरा एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज़ को कंप्लीट करने की। अब हम नेक्स्ट मेडिवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ तक हमने एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट कर ली है अपनी। और चलिए अब हम हर्षवर्धन का थोड़ा सा और रहता है उसको कंप्लीट करके फिर दक्षिण भारत के बारे में थोड़ी सी बातें और डिस्कस करेंगे। हाँ, हर्षवर्धन जो है वो शिव का उपासक था और सूर्य की उपासना भी ये करता था। यूपीएससी में ये क्वेश्चन आया है कि हर्षवर्धन ने किस भगवान की पूजा नहीं की है। तो 4 ऑप्शन उसमें थे। ये क्वेश्चन इसलिए मैंने यहाँ पर डाला है ये पॉइंट। शिव का उपासक था, सूर्य की उपासना भी वो करता था और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भी उसने खूब सारा काम किया है और बौद्ध धर्म को भी वो मानता था। और विष्णु की उसने पूजा नहीं की है, वैष्णव धर्म से रिलेटेड नहीं था वो, तो इसलिए मैंने उसमें क्रॉस लगाया, कट लगाया है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसको अवश्य ध्यान रखना। संपूर्ण प्रशासनिक राजा उनको माना जाता था क्योंकि उसने अपनी आय का 4 बराबर भागों में बंटवारा किया था। एक भाग वो शाही तलवार के लिए रखता था, एक भाग सैनिकों के लिए रखता था, एक भाग अपनी आय का भावी कार्यों के लिए रखता था और एक भाग वो गरीब तथा बेसहारा लोगों के लिए रखता था। इसलिए उसको संपूर्ण प्रशासनिक राजा कहा गया है। इसके काल में चोर डाकुओं का बोलबाला था। दक्षिण भारत अभियान जब उसने किया था हर्ष को नर्मदा नदी के किनारे पुलकेशन द्वितीय ने हराया था और इसकी जानकारी हमें कर्नाटक में स्थित ऐहोर अभिलेख से मिलती है। पुलकेशन द्वितीय को हराया था नहीं आएगा यहाँ पे, सॉरी मैंने नोट्स में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। यहाँ पर आएगा पुलकेशन द्वितीय ने हराया था। हाँ, और इसकी जानकारी कर्नाटक में स्थित ऐहोर अभिलेख से मिलती है। 647 ईस्वी जब हर्षवर्धन की मृत्यु हुई और हर्षवर्धन की कोई संतान भी नहीं थी, जिस कारण वर्धन वंश का पतन हो गया और पूरे उत्तर भारत में शून्य काल छा गया। इसको युग परिवर्तन का काल कहते हैं। उसके बाद काफ़ी लंबे समय तक कोई भी ऐसा भावी राजा नहीं हुआ, कोई भी ऐसा अच्छा राजा नहीं भारत के इतिहास को मिल पाया कि वो पूरे भारत के शासन को संभाल सके। फिर धीरे धीरे अरबों के आक्रमण शुरू हो गए और फिर दिल्ली सल्तनत, फिर मुग़लों का काल, फिर अंग्रेज़ों ने भारत को लूटा। ऐसे ऐसे करके बहुत लंबे समय के बाद हमें आज़ादी मिली और हिंदुओं का अब जाकर थोड़ा शासन आया है। हिंदुओं की जो अयोध्या मंदिर बन रहा है, सारे हिंदुओं को के लिए खुशी की बात है। अब जाकर थोड़ा सनातन धर्म की जय जयकार सुनने में आई है। चलिए, वो तो काफ़ी लंबा टाइम हो ही गया था हिंदुओं के लिए और बीच में मुसलमानों ने, अंग्रेज़ों ने इतना भारत को लूटा कि सोने के चिड़िया से हमें विकासशील अर्थव्यवस्था पर ला कर रख दिया। अब भी हमारे देश में काफ़ी तरक्की हो रही है और मिलजुल कर अगर हम चलेंगे तो क्या कोई देश, क्या कोई अर्थव्यवस्था कहाँ टिक पाएंगे, सब तरक्की क्यों नहीं करेंगे। अभी हमारे मोदी जी वहाँ पर मालदीव गए थे, वो भी किस्सा काफ़ी चल रहा है। सब घुटना पर आ जाते हैं जब एकजुट अपना देश हो जाता है। चलिए अब हम अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। दक्षिण भारत का वैसे हमने थोड़ा डिस्कशन किया था, लेकिन ये थोड़ा मैप के थ्रू समझाने के लिए मैंने आपको 2-4 जो इम्पोर्टेंट बातें हमारी रह गई थी वो डिस्कस करते हैं। संगम काल जो है ये
100 ईस्वी से 250 ईस्वी तक चला। 100 ईस्वी से 300 ईस्वी तक तो जो संगम काल है चेर, चोल, पांड्य ये चले थे। और इसमें हमने चोल को रेड पेन से हाईलाइट किया है कि जो है दूसरी और तीसरी शताब्दी में चोल यहाँ पर काफ़ी हाईलाइट थे। फिर इसके 2 पार्ट हमने बनाए हैं। 500 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक दक्षिण भारत के राजवंश पल्लव, राष्ट्रकूट, चालुक्य और चोल। जो राष्ट्रकूट थे वो 8वीं शताब्दी में थे और 6वीं और 7वीं शताब्दी में चालुक्य थे। और चोल फिर से 9वीं शताब्दी में आए थे, सेनापति रहे थे 9वीं शताब्दी तक। चोल पल्लवों के चोलों का फिर से 9वीं शताब्दी में उदय हुआ था। जो ये डायग्राम में भी हमने दिखाया है कि जो चेर थे उनका जो चिन्ह था वो धनुष था और पांड्यों का मछली था और बाघ चोल वंश का था। और जो चेर हैं ये कैपिटल इनकी करूर थी। राजा उदयन जरेल ये काफ़ी फेमस राजा था और युद्ध में दिखाया गया कि महाभारत के योद्धाओं के वंशजों को इसने खाना खिलाया था। शेनगुट्टवन इसने पत्नी पूजा या कणगी पूजा की शुरुआत की थी और ये श्रीलंका के थे। श्रीलंका के राजाओं को बुलावा भेजा था इसने और लाल चेर भी इसको कहा जाता है। आदिगमान ये भी काफ़ी फेमस राजा थे, इन्होंने गन्ने की खेती की शुरुआत की थी। और पांड्य राजाओं में जो है वो कैपिटल मदुरई थी, त्योहारों का शहर जिसको कहा जाता है। और पांड्य राजा मात्र सत्तात्मक इनकी शासन प्रणाली होती थी। ये काफ़ी धनी माने जाते हैं। इन्होंने ही तीनों जो इनके संगम थे, 3 इनकी जो इनके जो संगम हुए थे 3, उनका भी खर्चा इन्होंने ही उठाया था। और रोम तक इनका व्यापार फैला हुआ था। राजा अगस्टस के पास इन्होंने दूत भेजा था। और नेडियोन राजा उन्होंने समुद्र पूजा की थी, संस्थापक माने गए हैं ये पांड्य राजा के। और नेडुजिलियन इन्होंने 5 राजाओं को हराया था और काफ़ी प्रतापी राजा थे ये। चोल 2 भागों में उभरे थे ये, एक बार 2री और 3री शताब्दी में ये छाए रहे। और मुख्य नदी कावेरी थी। इनकी कैपिटल 3 उरेयूर थी कैपिटल। और उपजाऊ ज़मीन थी काफ़ी। एक हाथी जितनी जगह मेरे पे बैठ जाता है उतनी जगह में अगर खेती करें तो 7 आदमी 1 साल तक बैठ सकते हैं, बैठ कर खा सकते हैं। एक हाथी जितनी जगह में बैठता है उतनी जगह में अगर हम एक खेती करते हैं तो 7 आदमी 1 साल तक बैठकर खा सकते हैं, इतनी उपजाऊ ज़मीन थी। नहर भी यहाँ पर थी, बांध भी बनाए जा रहे थे। नौसेना इनकी काफ़ी अच्छी थी। व्यापार भी खूब अच्छा सारा था। सूती वस्त्र और का उद्योग था, इनका व्यापार था और अच्छा व्यापार चलता था। धीरे धीरे ये कमज़ोर हो गए और 2री-3री शताब्दी में जब ये थे उसके बाद जब धीरे धीरे कमज़ोर हुए तो फिर उन्होंने पल्लवों के सामंतों के रूप में काम करना शुरू कर दिया और 450 साल तक इंतज़ार किया। और 9वीं शताब्दी में फिर से राजा बने और उभर कर आए और फिर से इन्होंने शासन किया चोलों ने। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। अब हमारा एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो गया है और हमारा प्री मेडिवल और गुप्तोत्तर काल भी हमने पढ़ा है। नेक्स्ट हम मेडिवल इंडिया में मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ेंगे। और अभी तक आपने जो हमें प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी इस का लाभ उठाने के लिए सजेस्ट करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी डेली करंट अफेयर की क्लास से भी आप जुड़ें। कम समय में हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑथेंटिक मटेरियल देते हैं। उसके लिए आप हमारे चैनल पर जाकर हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे। आप हमारे साथ ऐसे जुड़े रहें। थैंक यू, लव यू।